and I'ma burn 'em, I'ma murk 'em. If they playing with this fire, I'ma burn 'em. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ईज एडू पर, जिसमें हम बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लेकर आए हैं कुछ मज़ेदार जीएस के सवाल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? दरअसल इसका राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर। दरअसल एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा पारसेक। जी हाँ दोस्तों, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, क्योंकि एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और पहले ही मैंने बताया कि प्रकाश वर्ष मीन्स प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अब आगे बढ़ते हैं, एक समुद्री मील में कितने फुट होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 6076 फुट, या लगभग 6080 फुट तक भी मापा जाता है। समुद्री मील, जिसे हम नॉटिकल माइल भी कहते हैं, और इसका उपयोग समुद्र या फिर हवा में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दाब। दाब, जिसे हम इंग्लिश में प्रेशर के नाम से जानते हैं, और यह इकाई क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स होता है। इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला सवाल है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दरअसल एसआई मात्रक हम वैसे मात्रकों को कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग पद्धति होने से मापने में कठिनाइयाँ होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दरअसल इसका आंसर होगा संवेग। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा या वेग अधिक होगा, उनका संवेग भी अधिक होगा, और बहुत हद तक बल का मान भी संवेग पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। हाँ दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। दरअसल ऐसा हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, तो नॉर्मल वह मशीन की एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है उसे। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है कि डायनेमो अथवा जनित्र किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डायनेमो यानी कि जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो, जिसे हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, दरअसल ये खुद एक मशीन है, अतः यह यांत्रिक ऊर्जा को हमें बिजली देता है, मीन्स विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन का उपयोग जनरली माइक में, ईयरफोन में, इन सब जगहों पर हम करते हुए पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है? तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल न होने के कारण। मतलब चंद्रमा पर जो आवाज़ नहीं सुनाई देती है, इसका मेन कारण क्या है कि वहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है। और यह स्पष्ट है कई प्रयोगों से कि ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसे आगे ले जाने के लिए कोई भी माध्यम उपलब्ध न हो। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नॉर्मली जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं अपनी सामान्य आवाज़ में, तब लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह से उसकी तीव्रता मापी जाती है कि किस समय कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का श्रव्य परास क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
हाँ दोस्तों, श्रव्य परास का अर्थ होता है वह रेंज जहाँ तक मानव कान स्पष्ट रूप से सुन सकता है। तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं स्पष्ट रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा अवश्रव्य तरंगें। जी हाँ दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं और इन तरंगों को हम अवश्रव्य तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स के नाम से जानते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगें क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पराश्रव्य तरंगें। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारे कान के रेंज से बाहर की ध्वनि होती है और पराश्रव्य तरंगें को हम इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से जानते हैं और यह तरंगे जो हैं नॉर्मली चमगादड़ उत्पन्न करता है और सुन सकता है। अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं? तो जैसा मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं और उन्हें ही सुन सकते हैं। दरअसल वे रात में जो बेधड़क उड़ते रहते हैं उसका मेन रीज़न यही है कि उन तरंगों के वापस परावर्तित होकर आने से वह दूरी का आसानी से आकलन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के बाद सुनी गई ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिध्वनि। हाँ दोस्तों, इंग्लिश में इस प्रतिध्वनि को हम इक्को के नाम से जानते हैं। इक्को का मतलब जब साउंड किसी सतह से टकराकर वापस रिटर्न आता है और फिर से हमें सुनाई देता है तो इसे हम इक्को या प्रतिध्वनि कहते हैं, जिसका उपयोग सामान्य रूप से समुद्र की गहराई मापने में होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार में किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ तो दिखाई देती रहती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर अवतल लेंस का चश्मा देते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। दरअसल ये पहले वाले क्वेश्चन का ठीक उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज़ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की चीज़ ही दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो कौन सा दोष होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। जी हाँ, अगर नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो वह दूर दृष्टि दोष की कैटेगरी में आता है। हमारा अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो कौन सा दोष होगा? इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो निकट दृष्टि दोष और निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो दूर दृष्टि दोष। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल प्रकाश में हरी पत्ती को देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो दरअसल इसका राइट आंसर होगा काला। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हरी पत्ती में केवल हरा रंग है और लाल प्रकाश में केवल लाल रंग का प्रकाश है। तो दरअसल प्रकाश का परावर्तित भाग कुछ नहीं आ पाएगा आंखों पर, इसीलिए वह हमें काला दिखाई देने लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती हैं जिनके अपवर्तनांक में अंतर होता है। इसीलिए जब प्रकाश इनसे होकर गुजरता है तो बार बार उसका पथ मुड़ता रहता है और इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक दूरी तय करता है। इसीलिए आप देखते हैं खतरे का निशान हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, रेलवे का सिग्नल हो, ये लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही हमें दिख जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, अथवा इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ दोस्तों, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कांच में प्रकाश की चाल तो लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, पानी में 2.25 लाख। हमारा आखिरी प्रश्न, भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा विल्हेल्म रोंटगेन। जी हाँ दोस्तों, इन्हें
एक्स किरणों की खोज के लिए, एक्स किरणें मतलब एक्स रेज की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाते रहिए और हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। शुक्रिया।